सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार करता हूँ। मैं ओम प्रकाश ढाल, आपका विज्ञान गुरु। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम वास्तव में इस पाठ की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग हेरिडिटी पढ़ रहे हैं और आनुवंशिकता के नियम ही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिर्फ कक्षा 10 के हिसाब से ही नहीं, कक्षा 12 और यहाँ तक कि आने वाले सालों में आप सीईटी, फोर्थ ग्रेड या आरएएस तक के एग्जाम में भी विज्ञान विषय के अंदर ये नियम पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया करके अपने कमरे की पेटी बांध लें, नोट्स लिखने के लिए कोई कॉपी की व्यवस्था कर लें। स्क्रीन पर जब मैं हट जाऊं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लें, याद कर लें और उसके बाद अपनी बुक में जाकर के इसको दोबारा रीड करें। किताब की भाषा क्लिष्ट है, थोड़ी कठिन है, परंतु इसको समझने के बाद आपको वो समझ में आने लग जाएगी। तो आइए प्यारे बच्चों, मेंडल का पहला नियम, और वो नियम है प्रभाविकता का नियम। इसका नियम प्रभाविकता का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ताकत और प्रभाव के बारे में है। ये नियम ये कहता है कि मान लीजिए दो जीव आपस में लैंगिक जनन करते हैं, जो संतान पैदा होती है उसमें कुछ गुण नर के होंगे, कुछ गुण मादा के होंगे। जो गुण प्रभावी है वो उसमें दिखाई देगा। तो जैसे बाल के लिए कोई ना कोई जीन गए हैं, बाल के लिए कि बाल घुंघराले होंगे या काले होंगे, भूरे होंगे, तो वो पिता से भी गए हैं, माता से भी गए हैं। माता के बाल भूरे हैं और पिता के बाल काले हैं और माता के बाल भूरे हैं। तो काले रंग का और भूरे रंग का दोनों जीन्स गए हुए हैं बच्चे में, परंतु बच्चे के बाल या तो काले हो सकते हैं या भूरे हो सकते हैं। इसका मतलब है उन दोनों में से जो प्रभावी होगा वो उसमें लक्षण दिख जाएगा। त्वचा के लिए, लंबाई के लिए, हर चीज के लिए माता और पिता दोनों से जीन्स जाते हैं। ये जो जीनों का जो जोड़ा है ना, उसे एलील कहा गया है। और उन दोनों में से एक प्रभावी होगा और जो प्रभावी होगा उसी का लक्षण दिखाई देता है, बाकी का लक्षण दिखता नहीं है। यह प्रयोग एकल संकरण संकर पे आधारित है। अब यहां थोड़ी सी बात बता दूं, मेंडल ने अलग अलग प्रयोग किए। वह जब एक लक्षण को ध्यान में रख के प्रयोग करता था तो उसे कहते थे एकल संकर संकरण, और जब वह दो लक्षणों को ध्यान में रख के प्रयोग करता था तो उसको कहते थे द्विसंकर संकरण। तो कई बार यह भी पूछा गया है कि प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पे है या द्वि पर। तो ये दोनों नियम जो है वो एकल संकर संकरण पे है। मतलब ये हुआ कि एक लक्षण को ध्यान में रखकर करवाया गया ये प्रयोग है। विपर्यासी संयुग्मजी पादपों में, संयुग्मजी का क्या मतलब है गौर करना। जैसे कि जो पादप हमने जनक के रूप में लिया है उसके अंदर माता से भी लंबा जीन, पिता से भी लंबा जीन, तो दोनों के दोनों जीन एक जैसे, इसे कहा जाता है समयुग्मजी। तो समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाने पर, यानी कि दो हमने पौधे लिए हैं और दोनों में जो जीन है ना वो समयुग्मजी है, यानी कि अगर ये पौधा हमने लंबा पौधा लिया है तो हम इसको शुद्धिकरण करते हुए यहाँ तक पहुंचे कि इसमें बोनेपन का जीन हो ही नहीं सकता। ये बोनेपन का जीन है, इसमें लंबेपन का जीन नहीं है। ये कहलाते हैं समयुग्मजी पौधे। समयुग्मजी पौधों का जब आप युग्मक बनाओगे ना तो इसके अंदर से केवल एक बड़ा टी बनेगा, इसमें से छोटा टी बनेगा। इन दोनों के जाने से संतान के अंदर आएगा बड़ा टी और छोटा टी। ये लंबेपन पे किया गया प्रयोग था। इसके अनुसार F1PD में प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। अब ये पौधे लंबे हुए, ये पौधे कैसे हैं? लंबे। इसका मतलब है बोनेपन का जीन तो है पर वो छुप गया है, वो अप्रभावी है, और लंबेपन का जीन प्रभावी है इसलिए वो दिखाई दे रहा है। तो F1PD में वही लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभाविता का इतना ही नियम है। अब अपन पढ़ते हैं अगला नियम। इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, या कई बार कुछ किताबों में इसको पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। तो यह प्रयोग भी एकल संकर संकरण पे आधारित था। एकल संकर संकरण पे प्रयोग है ये F1PD जनक के रूप में। अब जैसे इस प्रयोग से हमें जो ये पीडी प्राप्त हुई ना, उसी का आगे आपस में संकरण करवाया गया। देखो ये रहा, तो ये अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है। तो F1PD में जो प्राप्त हुए हैं उनको जनक के रूप में हमने लिया है, और वो दोनों के दोनों विषम युग्मजी हैं। दिख ही रहा है, समयुग्मजी होते तो दोनों सेम होते, पर ये तो लंबा और बौना है तो विषम युग्मजी है। युग्मक बनते समय दोनों एलील, एलील मतलब ये लक्षण,
एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं, और जो पिछली पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण था वो आगे जाकर के F2 पीढ़ी में पुनः प्रभावी हो जाता है, यानी जो लक्षण छुप गया था वो आगे दिखाई दे जाता है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, F1 पीढ़ी से प्राप्त हुए पौधों को जनक के रूप में लेने पर F2 पीढ़ी के अंदर अप्रभावी लक्षण भी पुनः प्रभावी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि लक्षण एलील एक दूसरे से वापस पृथक पृथक हो जाते हैं। तो देखो गौर करो, ये हमने जनक के रूप में दोनों लिए हैं, इनसे जो बनेंगे वो युग्म क्या बनेंगे, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अगर अब देखो, हम ये मानते हैं कि ये वाला टी इससे जुड़े तो हमें प्राप्त होगा शुद्ध लंबा, लेकिन अगर ये इससे नहीं जुड़ के उससे जुड़ता तो हमें प्राप्त होता अशुद्ध लंबा, यानी बड़ा टी और छोटा टी। अगर ये जीन जिसमें जाएगा तो उसमें अशुद्ध लंबा, और ये जीन दोनों जाएंगे तो शुद्ध बोना प्राप्त होगा। यहाँ गौर करना, जो एक पौधा हमें प्राप्त हुआ है वो शुद्ध बोना प्राप्त हुआ है, जो कि पहले अप्रभावी था। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है लक्षण प्रारूप, यानी कि दिखने में कितने पौधे लंबे हैं कितने पौधे बोने में हैं। देखो, ये शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, दिखने में ये तीनों पौधे चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो लंबे तो हैं। तो 3 और 1 बोना है तो ये अनुपात हो जाएगा 3:1 का, यानी कि F2PD का लक्षण प्रारूप होगा 3:1। लेकिन अगर जीन प्रारूप पूछ ले, जीन प्रारूप का मतलब है दिखने में भले ही लंबा छोटा हो लेकिन वास्तव में लंबेपन का जीन किसके अंदर है, तो लंबेपन का जीन शुद्ध तो इसी में है तो ये 1 हो गया। फिर लंबेपन का जीन है पर अशुद्ध है, लंबेपन का जीन है अशुद्ध है तो ये 2 हो गए, और लास्ट में बोनेपन का जीन है तो ये शुद्ध है। तो शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, ये अनुपात हो जाएगा 1:2:1। यहां तक के नियम अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आने वाला है, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऐसा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, इस नियम के अंदर द्विसंकर संकरण का उपयोग किया गया। द्विसंकर संकरण यानी कि 2 लक्षणों को ध्यान में रख के प्रयोग किया गया। 2 लक्षण कौन से हैं, बीज का रंग और बीज का आकार। तो देखिए, यह द्विसंकर संकरण पे आधारित है। 2 लक्षणों की वंशानुगति होने पर दोनों ही लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, सभी के सभी दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। यह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हालांकि बाद के वर्षों में इसके अपवाद मिले और देखा गया कि कुछ लक्षण सदैव साथ में जाते हैं, इसे सहलगनता कहा गया। पर मेंडल ने जो प्रयोग किया उस पौधे में ऐसे कोई थे नहीं, इसी वजह से मेंडल के अपवाद तो मिले, आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, पर फिर भी इस बंदे को सलाम है कि बिना किसी लैब के, बिना किसी आर्थिक सहयोग के, बिना किसी उपकरणों के भी बहुत अच्छा इन्होंने जो काम किया है। तो देखिए, गौर करना, इन्होंने लिए हैं यहाँ पर 2 लक्षण, 2 लक्षणों की वंशानुगति होने पर। अब 2 लक्षण कौन से हैं, बीज है पीला और गोल, और बीज ही है हरा और झुर्रीदार। तो पीला और गोल प्रभावी है, इसी वजह से उनको कैपिटल रखा है, येलो येलो, राउंड राउंड, तो YYRR। और हरा और झुर्रीदार अप्रभावी है, इसलिए उनको छोटा लिखा है हमने, छोटा y छोटा r। जब इनमें से युग्मक बनेंगे, देखो इस ये एक आ गया, ये एक आ गया, इसमें से एक आ गया, एक आ गया, तो F1 PD में अगर आप सेम वही करके देखोगे ना तो लास्ट में हमें ये प्राप्त होगा, कैपिटल Y छोटा y, कैपिटल R छोटा r। तो ये समझ में आ गया हमें। अब यहां से हमें F2 PD बनानी है, और F2 PD बनाने के लिए इनसे और युग्मक बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, एक y लेना है, एक r लेना है, फिर इसी y को इस r के साथ लेना है। अब इसकी बारी पूरी होगी, छोटे y को लो, छोटे y को बड़े के साथ रखो, फिर छोटे y को छोटे r के साथ रखो। इस प्रकार से टोटल 4 युग्मक बनेंगे। इनको इधर लिखना है, इसे कहते हैं चेकर बोर्ड, और ऐसे कैसे 4 इधर लिखने हैं, ये क्योंकि युग्मक तो है। ये नर का हो गया है, ये मादा के युग्मक है। देखो, नर के लिए हमेशा एक राउंड के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, मादा के नीचे यहाँ पर ऐसे प्लस का निशान लगाते हैं, तो ये इनकी पहचान बना रखी है। नर और मादा के युग्मक हमने लिख दिए हैं, ये कहलाता है चेकर बोर्ड, और इसे कहते हैं फ्लो डायग्राम। तो एग्जाम में अगर आ जाए फ्लो डायग्राम बनाओ तो ये बनाना है, चेकर बोर्ड बनाओ तो ये बनाना है। उनके भी चेकर बोर्ड बनते हैं, इसका चेकर बोर्ड नहीं बनेगा, सॉरी, इसका फ्लो डायग्राम नहीं बनेगा, इसका चेकर बोर्ड ही रहेगा, उसका चेकर बोर्ड बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले थोड़ा चेकर बोर्ड बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो उसी का ले लेते हैं, देखिए कुछ नहीं, बस एक डब्बा बनाना है प्लस में, और इसके युग्मक हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे युग्मक रखना है ये छोटे छोटे। तो इनको आपस में जो डब्बा सीमा के टच है
वैसा के वैसे बस लिख देने। जैसे इसके सामने ये है, देखिए, तो यहाँ पे चारों के चारों पौधे ही ऐसे प्राप्त हुए। तो ये चेकर बोर्ड बन गया। हिंदी में इसको शतरंज पट भी कह देते हैं। अब देखिए, जो जिस डब्बे के सामने है वो युग्मक यहाँ डाले जाएंगे, तो वाई 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 वाई, बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर, ठीक है चलो। तो इस प्रकार से ये 16 डब्बे हैं, 4 चौक 16 है। आप देख लीजिए, बड़ा वाई छोटा आर, यहाँ देख लीजिए छोटा वाई छोटा आर। तो जब आप ये बना लोगे तो फिर ये चक्रबोर्ड बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोगों को लक्षण प्रारूप याद करना है। मतलब लक्षण प्रारूप का मतलब है कि कितने पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर पीला और गोल बीज पाया जाएगा। पीला और गोल बीज कितने ऐसे हैं जिसके अंदर पीला और झुर्रीदार बीज होगा, कितने ऐसे होंगे जिसके अंदर गोल और हरा बीज होगा। ये इस हिसाब से हमें, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो भाई पीला और झुर्रीदार और गोल बीज, तो ऐसे मिक्स हो जाएगा, पीला और गोल रहेगा, हरा झुर्रीदार रहेगा। अब देखिए गौर करना, जो बड़ा वाई है वो हमेशा पीला ही होगा, और अगर बड़ा आर है तो गोल ही होगा। तो पीला और गोल का एक ही बीज बनेगा। फिर देखते हैं, अच्छा यहां भी बन रहा है पीला और आर, जहां जहां बड़ा वाई और बड़ा आर है वैसे काउंट कर लो। तो जब हम ऐसे काउंट करेंगे, जहां पर चाहे एक हो चाहे दो हो, बड़ा आर और बड़ा वाई है, तो उसे टोटल हमें 9 पौधे ऐसे मिले हैं जो शुद्ध और अशुद्ध हो सकते हैं, पर हमें 9 पौधे ऐसे मिले हैं जो पीले और गोल वाले होंगे। ठीक है। फिर हमें 3 पौधे ऐसे मिले हैं जो हमें मिले हैं पीले और झुर्रीदार वाले। जैसे बड़ा वाई है लेकिन छोटा आर है, बड़ा वाई है लेकिन छोटा आर है। जैसे बड़ा वाई छोटा आर, बड़ा वाई छोटा आर, और आपके बड़ा वाई छोटा आर, ये बड़ा आई छोटा आर, ऐसे। इसी तरीके से जब आप ये लक्षण प्रारूप निकालोगे तो 9 3 3 1 ये उत्तर आएगा इसका। एक क्या है, एक ये है छोटा वाई छोटा आर वाला, यानी कि हरा और झुर्रीदार एक ही। तो लक्षण प्रारूप हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं 9 3 3 1 के। जीन प्रारूप इसके याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी पिछले दिनों एक एग्जाम हुआ था पशु परिचर वाला, उस एग्जाम में भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जीन प्रारूप है, देखो 12 का पहाड़ा याद करना है। एक छोटा बच्चा है, उसको 12 का पहाड़ा टीचर ने पूछ लिया, तो बच्चे ने बोला 12 एकम 12, 12 दूनी 24। फिर वो भूल गया तो बोला 12 12, और टीचर ने फिर एक चांटा मारा, तो 12 24 12 12 1, ये बन जाएगा आपका 12 24 12 12 1। ये जीन प्रारूप है। इसको 122 412 121 भी कह देते हैं, ये याद ही करना पड़ेगा। अच्छा है क्या मतलब, शुद्ध जीन जो है बड़ा वाई छोटा बड़ा आर, ये एक ही है ऐसा, तो वो जीन प्रारूप में एक लिखा हुआ है। इसके अलावा ये दिख रहा है अशुद्ध, ये ऐसा 2 है। इसी तरीके से ये भी 2 है। ये जो वाला है, ये वाला जीन, ये 4 है ऐसे। तो कौन सा जीन कितने हैं ये यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं पुनः रिपीट कर दूं जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों को आपस में क्रिया करवाई जाती है, जब उनके आपस में जनन क्रिया करवाई जाती है, तो मेंडल ने उनके आधार पर कुछ नियम बनाए। मेंडल ने पहला नियम दिया प्रभाविकता का। उसने कहा कि समयुग्मजी पौधों में जब संकरण करवाया जाता है तो जो प्रभावी लक्षण है वो सामने आता है, अगली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण दब जाता है। लंबेपन का पौधा, लंबेपन का गुण प्रभावी होगा, बुनेपन का गुण दब जाता है। उसके अलावा ये कहा कि F2 पीढ़ी के अंदर जो अप्रभावी लक्षण था वो पुनः पृथक होकर के सामने आ जाता है। इसको पृथक्करण का नियम कह देते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम कह देते हैं। इसका मतलब युग्मक साथ में रहकर भी शुद्ध रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। और अंत में है, जितने भी लक्षण है वो अगली पीढ़ी में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो धन्यवाद, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में।